तो नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीके टॉक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि आज जो है हिस्ट्री एमसीक्यू का जो 4 पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग जो है महाजनपद काल को जो है उसको कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं एमसीक्यू को हमने सभी को डिस्कस किया है। और सभी हम यानी कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने लिया है सभी को डिस्कस अच्छा से करेंगे, ताकि यानी कि इससे पहले यानी कि अच्छी तरह से थियोरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़े होंगे और जो पढ़े भी होंगे तो यानी कि उनको जो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों यानी कि मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है और इसके बाद यानी हम लोग ज्योग्राफी पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया जाए। दोस्तों देखिए एकदम आराम से और पेशेंस रखकर पढ़िए, क्योंकि इसके साथ आपको मैथ का भी लेक्चर दिया जा रहा है, तो आप इसको दोनों को कवर कीजिए। और मैथ रीजनिंग का भी जो वेटेज आपको 11th यूनिवर्सिटी में बी एंट्रेंस के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी वेटेज कोई कम है नहीं। तो इसलिए आप पेशेंस के साथ जो है आज दोनों को कवर कीजिए, हिस्ट्री और मैथ रीजनिंग को, ठीक ना। उसके वीडियो जा रहे हैं। तो चलिए यानी कि हालांकि अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है मैटर है, ठीक ना। देखिए हम लोग यानी कि इसमें पढ़ेंगे महाजनपद काल। दोस्तों महाजनपद काल यानी कि हम बताते हैं क्या होता है। देखिए जैसे यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग का जो सिंधु सभ्यता है उसका टाइमिंग क्या रहा है, 2500 BC से 1500 BC। आप लोगों को मालूम है, नो कन्फ्यूजन, ठीक ना। उसका यानी कि 1500 BC से जो है उसके बाद जो है आपको 600 BC तक जो है आपको वैदिक संस्कृति या वैदिक काल चलता है, जिसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपको पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC तक है, 1500 से 1000 BC तक। उसका जो है उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC तक। तो दोस्तों ये सब रहा आपका ये क्या बोलते हैं रिवीजन। और हम लोग आज पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो 600 BC के उसी के मतलब उत्तरार्ध यानी कि उसी के समय के आसपास जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हम लोग जो है 600 BC के आसपास जो है हम लोग ये पढ़ेंगे महाजनपद काल। ये जो है सभी अस्तित्व में है दोस्तों। जैसे दोस्तों जो हम लोग का पहले जो अखंड भारत था, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था, अखंड भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है, ठीक ना। तो उस समय हम लोग का पता है क्या था, मतलब यानी कि जितने भी यानी कि पूरा देश जो था ना वो सभी महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे देखिए दोस्तों क्या होता है, इस हम शब्द को मतलब आपको पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ताकि आप यानी कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी टॉपिक का यदि आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में यदि आप कुछ जान लेते हैं तो आप उसके बारे में जो प्रश्न है या आंसर है आप उसको जो है अपने मत्था में यानी माइंड में अधिक समय तक आप रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए समझना ज़रूरी है। देखिए महाजनपद क्या होता है। देखिए दोस्तों जैसे यानी कि कोई क्षेत्र में जैसे शासक होते हैं ना जो अपने छोटे छोटे क्षेत्र पर शासन करते हैं, तो दोस्तों यानी कि जैसे जनों के शासक यानी कि मतलब जैसे यानी कि कुछ लोग होते हैं और वहाँ पर यानी कुछ क्षेत्र होता है और वहाँ पर जो एक शासक जो है शासन करता है, तो वो जनपद कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई क्षेत्र है, ठीक ना, इस पर यानी कि कुछ लोग कुछ गांव रह रहे हैं, कुछ यानी कि बस्तियाँ रह रही है, कस्बे रह रहे हैं, ठीक ना, कुछ गांव वगैरह रह रहे हैं। और इस पर कोई ना कोई तो शासन चलाएगा ना। और उस टाइम का जो शासक मतलब जो पद्धति थी उसके हिसाब से बता रहे हैं, तो कोई ना कोई शासक शासन करेगा। तो ये जो क्षेत्र हुआ ना, जिस क्षेत्र पर यानी कि वो शासक जो है शासन कर रहा है, इस क्षेत्र को ही हम लोग जनपद कहते हैं। अब मान लेते यानी कि यहाँ पर कोई क्षेत्र है तो ये वो जनपद हो गया। मान लेते बगल में कोई क्षेत्र है तो ये एगो जनपद हो गया, ठीक ना। फिर बगल में क्षेत्र है, ई जनपद हो गया, ई जनपद हो गया। दोस्तों हो सकता है यानी कि बहुत सारे जनपदों को मिलाकर के एक बड़ा महाजनपद बनाया गया है। इस सभी जो पर जो है केवल एक ही का कोई कंट्रोल होगा जो कि बहुत शक्तिशाली होगा। बात समझ रहे। जैसे मान लेते यानी कि अभी वर्तमान इसको परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से देखा जाए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं राज्य है हम लोगों का, तो राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं ना, और वही यानी सभी को जोड़ करके एक केंद्र लेवल पर प्रधानमंत्री होता है, समझ रहे हैं। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि सभी चीज़ें मतलब इक्वली नहीं है, लेकिन आप कोरिलेट करके इसे समझ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो इसे मतलब अधिक समय तक आप याद रखेंगे, ठीक ना। तो बहुत सारे जनपद मिल करके एक महाजनपद का निर्माण हुआ होगा और उसका एक जो शासक होंगे वो शक्तिशाली होंगे, तो वही महाजनपद कहलाते हैं। मतलब जो महाजनपद के जो शासक होते हैं ना यानी बहुत शक्तिशाली होते थे, ठीक ना। तो देखिए उस समय जो हमारा देश था वो संपूर्ण देश जो है मतलब 16 महाजनपदों में बटा था। 16 क्षेत्र थे, 16 बड़े क्षेत्र थे, महाजनपदों थे, ठीक ना। जिसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध वही हमारे बिहार में जो है, ठीक ना। मगध जो क्षेत्र है ना बिहार, मगध यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं, मगध विश्वविद्यालय मगध में अवस्थित है। वो मतलब पटना के साइड के क्षेत्र वाले में है, पाटलिपुत्र वाले साइड में है मगध, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक ना। बहुत शक्तिशाली था। हालांकि टिपिकल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, देखिए अभी आप समझिए। और इसे यानी कि क्वेश्चंस यानी हम लोग चलिए कवर करते हैं दोस्तों। जो 16 महाजनपद है दोस्तों, तो अब 16 महाजनपद में मतलब 5-6 ऐसे है जिसका आपको राजधानी जो है आपको याद रखना जरूरी है।
जैसे कोई भी मतलब क्षेत्र होता है शासक का, तो उसका राजधानी कहीं ना कहीं होता है ना। जैसे मान लेते हैं बिहार की राजधानी पटना है कि नहीं। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो मतलब शासन करने के लिए एक राजधानी बनाया जाता है जहाँ पर यह सभी जो है प्रशासकीय कार्य होते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, तो सभी का आपको यानी कि कम से कम 5-6 का आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर कवर भी किया है, जो इम्पोर्टेंट है हमने रख दिया है। इसके अलावा एक और 2 इम्पोर्टेंट है वो भी हमने मतलब बता दूंगा। चलिए पहले इसको कवर कर दें, टाइम बहुत हो गया। देखिए जो 16 महाजनपद है ना, आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर दिया है इन सभी की राजधानी की सही मिलान कर। जैसे यानी ये जो है आपको गांधार जो है, वत्स है, सूरसेन है, कौशल है, उसके यानी मगध है, अंग है, काशी हो गया, ये सब जो है हमको महाजनपद है। तो इसे को राजधानी पूछ रहा है, तो राजधानी यानी इसका क्या होगा, सही मिलान करे। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर होगा हमने सामने सामने रखा है, मतलब कोई मिलान वगैरह नहीं रखा, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप याद करने के लिए सही रहे। तो जो आपको सामने दिया है उसका सही आंसर है। गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, कोई थोड़ा आप कॉपरेट कीजिए। गांधार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तक्षशिला थे। तक्षशिला ये दोस्तों एक सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक है दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो तक्षशिला वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है। गांधार क्षेत्र कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसमें भारत पाकिस्तान सब एक ही में ना था, वही बात है। तो गांधार यानी कि आपको हो गया, गांधार एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। आप याद कीजिए दोस्तों। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, वही अपना यूपी, मथुरा कृष्ण वाला क्षेत्र। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, ये भी यूपी में है दोस्तों। श्रावस्ती और मथुरा दोनों यूपी में है, कौशाम्बी भी यूपी में है। तक्षशिला जो है आपको वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इन सभी की राजधानी आप रट लीजिएगा दोस्तों, गांधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, कौशल का श्रावस्ती, ठीक ना, ये पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम लोग का, हर एक वंश के, जैसे यानी कि मगध जो है ना दोस्तों, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इस पर जो है यानी बहुत सारे वंश जो है शासन किए थे, ठीक ना। तो उसमें से एक था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के किस शासक को जो है कुनिक कहा जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI बहुत बार जो है प्रीवियस में पूछा गया है कि किस शासक जो है कुनिक कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों, कुनिक। यहाँ पर थोड़ा ये कट गया है, देख रहे, कुनिक कहा जाता था, कुनिक। तो हर्यक वंश के किस शासक जो है कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के जो है अजातशत्रु को जो है दोस्तों कुनिक कहा जाता है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु को जो दोस्तों पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता समझते हैं, जो अपने मतलब पिता की हत्या किया था और अपने बेटे द्वारा मारा भी गया था। दोस्तों देखिए, अजातशत्रु एक ऐसा मतलब शासक था इतिहास में, जो कि अपना पिता की हत्या कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए, ठीक ना। और अपना बेटा से ही मतलब बेटे के द्वारा इसका हत्या भी कर दिया गया। जैसे यानी सोचा कि मतलब इसका जो बेटा था ना, अजातशत्रु का बेटा, वो भी इसका हत्या कर दिया। अजातशत्रु जो किसका बेटा था, वो बिंबिसार का बेटा था। और अजातशत्रु का बेटा कौन था, वो था आपको उदयन था, ठीक ना। तो उसका हत्या कर दिया और अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर दिया। बात समझ रहे हैं। अब चलिए देखिए, हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु को जो है कुनिक कहा जाता है, आप इसको याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र समझ रहे हैं ना, वही बिहार वाला। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों किसने किया था, वो क्या था दोस्तों, उदयन, ठीक ना, उदयन ने किया था। अजातशत्रु को क्या कहा था दोस्तों, कुनिक कहा था। दोस्तों आप इस प्रकार कोरिलेट करें और इसको आप यार रिवीजन करते जाए, आपके माइंड में रहेगा। अजातशत्रु क्या कहा था दोस्तों, कुनिक कहा था, कुनिक। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बिंबिसार जो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने, किस वंश की, हर्यक वंश का। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। मैंने चारों ऑप्शन डिस्कशन करा दिया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र वाला, तो उदयन हो जाएगा, ठीक ना। एक मिनट, हाँ चलिए। अब देखिए 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए दोस्तों, तो सिकंदर महान था, जैसे कि नहीं आपको मतलब मालूम है, सिकंदर महान पूरा विश्व विजय करना चाहता था, ठीक ना, सिकंदर महान। तो सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, सही मैं ऐसा करता हूँ। तो सिकंदर जो थे, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बेबीलोन में हुई थी। आप याद कीजिए इसको, बेबीलोन जो है इसको, वहीं पर जिसको मृत्यु हुई थी। बेबीलोन यानी कि मतलब भारत से बाहर है, वहीं भी इसकी मृत्यु हुई थी। अब कहेगा एक और क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान जो भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 BC में। अब दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे, 326 में आक्रमण किया था और 323 में मरा। ये पीछे कहा जा रहा है दोस्तों, BC नहीं है, तो BC में उल्टा नहीं चलता है। पहले कौन है, पहले 326 है, बाद में 323 है। BC में उल्टा नहीं चलता है, बिफोर क्राइस्ट, समझ रहे हैं। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो बेबीलोन में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। सिकंदर भारत में कुछ युद्ध भी लड़ा था। सिकंदर जब भारत में आया था ना, तो मतलब कुछ राजाओं से युद्ध लड़ा था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर
तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना। तो ये युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। रावी नदी है, झेलम नदी है, सतलज नदी है, चेनाब नदी है। ये पूछ रहा है किस नदी पर लड़ा गया था। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है जिस युद्ध मतलब जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था झेलम नदी पर, ठीक है ना। झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम जो है आपको वितस्ता है। वितस्ता जो है दोस्तों झेलम नदी का पुराना नाम है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तो और इस युद्ध को जो दोस्तों आपको वितस्ता का युद्ध कहा था। क्या कहा था दोस्तों? वितस्ता का युद्ध कहा जाता है आपको इस युद्ध को, क्योंकि यानी वितस्ता नदी पर लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम जो वितस्ता का युद्ध भी पड़ा है। और इस युद्ध का नाम जो आपको हाइडे स्पीज, इस युद्ध का नाम जो आपको हाइडे स्पीज भी कहा जाता है, क्योंकि हाइडे स्पीज जो है दोस्तों ये जो वितस्ता नदी है ना, तो वितस्ता का जैसे यानी कि सिकंदर जिस देश से बिलोंग करता था तो उस देश का कुछ ना कुछ भाषा होगा, लिपि होगा। तो वितस्ता का जो है आपको उस देश और भाषा की लिपि में जो है हाइडे स्पीज कहा जाता है, ठीक ना, उसके यहाँ क्षेत्र में। इसलिए इस युद्ध को हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, ठीक ना। यह झेलम नदी पर जो लड़ा गया था झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। आप समझ गए हो दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों कुंभ मेला लगता है ना 4 जगहों पर, जिसमें से एक जगह उज्जैन भी है जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम देखिए, ऑप्शन देखिए, अवंतिका, तक्षशिला, तक्षशिला तो पाकिस्तान में, तब तो ये होबे नहीं करेगा, कान्य कुब्ज, धान्य कटक, ठीक ना। तो इसको कैंसिल कीजिए, आप अवंतिका को सही मारिए, अवंतिका इसका आंसर सही होगा, ठीक ना। तो जो आपको यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपको उज्जैन का प्रारंभिक नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया? जैसे जो प्राचीन भारत था ना हम लोगों का, सबसे पहले किस विदेशी आक्रमण किया था हमारे देश पर? ईरानियों ने, यूनानियों ने, शकों ने, कुषाणों ने, किसने किया था? देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और बहुत लोग इसको गलत करते हैं, ठीक ना। देखिए यूनानी, देख रहे हैं यहाँ पर यूनानी और यहाँ पर ईरानी, तो आंसर दोस्तों होगा ईरानी होगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि आप कैसे याद करेंगे इसको, तो यू से ऊ याद करते हैं, ऊ ओ आ पढ़ते हैं तो ओ आ ई, पहले ई आता है कि ऊ आता है? पहले ई आता है, इसलिए आप ईरानी को याद रखेंगे। यूनानी इसका बाद किया था, तो सबसे पहले किसने किया था? ईरानी ने किया था। अब इसको याद रखें दोस्तों, आप एक कोई ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको मतलब गलत कर देते हैं, क्योंकि उसको मतलब कन्फ्यूजन होता है दोनों, यानी ये वर्ड एक ही टाइप का है। तो ईरानी ने किया था सबसे प्राचीन युद्ध, सबसे पहले युद्ध किसने किया था आक्रमण? ईरानी ने किया था। अब देखिए अभी बताया था दोस्तों वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बताइए जल्दी, गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। सिकंदर और पोरस, राजा पोरस, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर और आम्भी, चंद्रगुप्त और घनानंद। मैंने बताया दोस्तों वितस्ता का युद्ध जो झेलम नदी पर लड़ा गया था या हाइडिस किसके बीच है? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मैंने बताया था पीछे, गलती नहीं होना चाहिए। 323 बीसी में ये मर गया था और 326 बीसी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। वही मतलब उल्टा चलता है, बीसी है, ठीक ना। तो 326 ऑप्शन कहाँ है? देखिए कहाँ पे है, यहाँ। तो 326 बीसी जो है आपको यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, समझ रहे हैं। एक होता है ईसवी जो एनो डोमिनी, ठीक ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। देखिए तो 326 बीसी जो है ना, मतलब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, और 323 बीसी में जो मर गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, सूची को मिलान करें। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कट हो जा रहा है, सूची को जो है दोस्तों मिलान करें, यानी कि यहाँ पर कुछ वंश दिए गए हैं और उसके संस्थापक कौन है आपको ये देखना है। हर एक वंश के संस्थापक कौन है? तो वो बिंबिसार। दोस्तों हमने इसको सभी के सामने रखा है, मतलब टेढ़ा नहीं रखा है ताकि आपको दिक्कत हो जाए, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन आपको 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, इसलिए हमने यानी सभी को सामने रखा ताकि दिक्कत ना हो। तो हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश, इसका है कालाशोक है, ठीक ना। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद है। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो बिंदुसार नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों आपको मौर्य वंश का, यहाँ पर थोड़ा गलती है, आप इसको काट लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक है, बाकी तीनों सही है। नंद वंश के संस्थापक है महापद्मानंद, इधर आप यानी कि नंद से याद कर सकते हैं। शिशुनाग वंश कालाशोक है, हर एक वंश का जो है बिंबिसार है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, मगध सबसे शक्तिशाली था, जैसे कि मैंने आपको बताया महाजनपद। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध दोस्तों ये राजधानी इसका बदलता गया, पहले इसका राजगिरी या गिरिब्रज में था, राजगिरी में था, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, ठीक ना। तो प्रथम राजधानी कहाँ था? तो प्रथम राजधानी पूछ रहा था, राजगिरी या गिरिब्रज, दोनों नाम एक ही है। गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, ठीक ना।
तो प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिव्रत से है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? अब दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन मतलब बताया था कि किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन ने। तो उसी शासक ने जो है ना दोस्तों सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, जिसने स्थापना किया था ना वही मतलब सबसे पहले जो है आपको इसको राजधानी बनाया था, उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्तों देखिए ये जो 16 महाजनपद है ना जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध है, और जो 16 महाजनपद है यानी कि इसका दोस्तों ये जो वर्णन है ना 2 किताबों में मिलता है, 2 किताब मतलब 2 ग्रंथों में मिलता है इसका वर्णन। एक ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय और एक ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र, यानी कि दोनों जो है 2 धर्मों से हैं। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 16 महाजनपदों का वर्णन जो है किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ का है। एक है दोस्तों भगवती सूत्र, ठीक ना, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये जो है दोस्तों जैन धर्म का ये ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इसमें भी किया गया, इसमें भी किया, दोनों में किया गया है। तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। ये पूछेगा कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में किया गया? तो भगवती सूत्र में, ठीक ना। हालांकि यहाँ पर सीधे पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है, तो भगवती सूत्र यहाँ पर नहीं ना है, सीधे अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मार दीजिए आंसर। अब महाभारत में थोड़ी है कि नहीं। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किस में है, मतलब 16 महाजनपदों का वर्णन किस में किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर के समकालीन था? मतलब सिकंदर जब आक्रमण किया था 326 BC में भारत पर, पढ़ाए थे ना आपको, तो उसमें भारत का मतलब भारत पर शासन कौन कर रहा था, मतलब मगध पर जो शासन कौन कर रहा था? तो घनानंद कर रहा था। घनानंद किस वंश का था? तो आपको नंद वंश का था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद है, देख रहे हैं यहाँ पर। और घनानंद सबसे अंतिम शासक था। सिकंदर जब ये मतलब हमला किया था, भारत पर आक्रमण किया था, उसमें जो मतलब मगध का शासक कौन था, भारत पर कौन ये शासन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? घनानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वही जो मैंने बताया घनानंद, देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं घनानंद जो सबसे अंतिम शासक था, संस्थापक था महापद्मानंद था ही। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मैंने कई बार बताया, गलत नहीं होना चाहिए। मगध, कम्बोज, काशी, गांधार कौन है? तो मगध है। क्या करना है इसमें, एकदम मगध है। चलिए 17 नंबर, काशी और लिच्छवी कर रखा है दोस्तों। देखिए काशी और लिच्छवी जो है ये 2 यानी अथी है, क्या बोलते हैं मतलब ये मतलब 2 महाजनपद हैं का विलय मगध में किसने किया? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध जो सबसे शक्तिशाली था, तो आगे चलकर दोस्तों मगध यानी इतना शक्तिशाली हो गया, इतना ये हो गया कि कुछ और जो छोटे छोटे महाजनपद थे ना उसको मिलाने लगा अपने में यानी मिलाने लगी ना, मतलब हमारा क्षेत्र है उस पर ही मतलब अपना शासन करने लगा, ठीक ना। तो काशी और लिच्छवी का जो विलय कर लिया था मगध अपने में कर लिया था। और किसने किया था ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, किसने किया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो वो क्या था, वो कालाशोक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? काशी और लिच्छवी का विलय जो मगध में किसने किया था? कालाशोक ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो उग्रसेन कहा था दोस्तों? जैसे उग्रसेन एक उपाधि है, जैसे कुनिक उपाधि है ना, कुनिक किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को। पितृहंता किसे कहा जाता है? पिता की हत्या करने वाला अजातशत्रु को। तो उसी प्रकार जो है उग्रसेन किसे कहा जाता है? तो उग्रसेन कहा है दोस्तों महापद्मानंद को। महापद्मानंद कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे, ठीक ना। हालांकि इसके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो महापद्मानंद होगा। उग्रसेन किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस जैन ग्रंथ में आ गया ना, देखिए यहाँ पे किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय नहीं मारेंगे, कहीं नहीं मारेंगे, ये बहुत ग्रंथ का है। तो भगवती सूत्र जो है दोस्तों आपको, भगवती सूत्र जो है आपको जैन ग्रंथ का है, ठीक ना। तो किस जैन ग्रंथ का रहा था? भगवती सूत्र वही कहता है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय मारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20, मगध के किस शासक को जो है पितृहंता कहा जाता था? पितृ मतलब हंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। कई बार बताया, बहुत से बता चुके हैं, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कैसा लगा सीरीज बताइए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।